नमस्कार, मैं श्यामगिरी आप आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑटोमेटिक। नमस्कार, मैं श्यामगिरी आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी शाह की होगी छुट्टी, राहुल गांधी ने बिगुल फूंक दी। मोदी सरकार गिरने जा रही है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो हालात देश के अंदर राजनीति के पूरे दिन जो राजनीतिक घटनाक्रम चले और पार्लियामेंट जिस तरह से स्थगित हो गया, यह भी पहली बार है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो लोगों को बोलना था, सांसदों को, उस पर पार्लियामेंट को स्थगित करना पड़ा और दो दो बार स्थगित करना पड़ा। चूंकि राहुल गांधी ने दुखती नस दबा दिया मोदी सरकार का, ओम बिरला रोते रोते बच गए। मतलब रोनी शकल तो हो गई थी, कुछ बोल नहीं पा रहे थे बेचारा, सिर्फ जो नियम है उसके हवाले देते रहे। लेकिन विपक्ष ने उस पर भी ओम बिरला को जिस तरह से घेरा, वह चर्चा का विषय रह गया। पछता रहे होंगे ओम बिरला स्पीकर बन करके कि कैसे पचड़े में फंस गया, कब तक झूठ का साथ देता रहूं। सच सामने आ ही जाता है, लेकिन करें क्या, नौकरी है, करनी पड़ रही है। गुलामी कहे या नौकरी कहे उससे। तो यह सारी चीजें जो आज घटित हुई, इसमें बहुत कुछ निकल करके बाहर आया। मुख्य जो आया बड़ी चौंकाने वाला था, उसको आप दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि मोदी शाह की होगी छुट्टी, यानी कि मोदी और शाह की यह जो सरकार चल रही है तानाशाहियों वाले, इसकी अब छुट्टी हो जाएगी क्या, इस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन राहुल गांधी ने तो बिगुल फूंक दिया कि छुट्टी है सरकार की। यह सरकार है ही नहीं, इस सरकार को मान्यता ही नहीं है, इस सरकार को कोई सरकार नहीं मानता। इसका बिगुल तो फूंक दिया है, और यह भी बिगुल फूंक दिया है कि सरकार जल्द बदलने वाली है। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा मोदी सरकार गिरने जा रही है क्या। अब इन सभी तथ्यों में दो चार चीजें जो बड़ी मुख्य है। संबोधन में जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, होनहार गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी, ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी, और बाकी तो अज्ञानियों की फौज है, तो वह बात ही अलग है। लेकिन ऐसे में मोदी सरकार जिस तरह से बच बचाव अपना कर रही है, वह बचाव हो नहीं पा रहा है। और सहयोगी जो है, जो 53 सांसद, 53 सांसद इस सरकार के सहयोगी जो है, जिनके बदौलत यह ताज मोदी और शाह के सर पर है, सत्ता का और गुमान है, वह 53 सांसद बचाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात आज जो देखने वाली चीज थी पार्लियामेंट की तस्वीरों में, वह तस्वीरें यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो 240 हैं, उन 240 में 40 भी ऐसे नहीं है जो मोदी सरकार के बचाव में हैं। 2-4-10 होंगे। वह कहते हैं ना कि हर किसी के साथ चमचा होता है, कहते हैं ना, यह कहावत कहते हैं ना कि हर किसी का साथ चमचा होता है। कोई अच्छा थोड़ा कमा रहा है तो उसका भी चमचा होता है, और कोई नेता हो उसका भी चमचा होता है। तो कुछ लोग वह सरकार के पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं, जो मलाई खा रहे हैं और जिनके ऊपर हमेशा शक का दायरा लटका रहता है, शक की सुई उनके तरफ घूमी रहती है, ऐसे लोगों का। तो वह कुछ साथ रहते हैं जो तुरंत नियम लेकर के आ जाते हैं, लेकिन खुद उस नियम का पालन नहीं करते। तो ऐसे में बाकी के जो है वह बचाते हुए सरकार को नजर नहीं आते हैं। अब सरकार तामझाम लेकर के तो आई, लेकिन वही तामझाम उसको उल्टा पड़ गया। अब राहुल गांधी ने चरित्रहीनता पर, नरेंद्र मोदी के चरित्र पर सवाल खड़ा कर दिए पार्लियामेंट के अंदर। चरित्र किसका? प्रधानमंत्री का, मोदी का चरित्र करो, एप्स्टीन फाइल का यानी कि जिक्र।
दूसरा, चाइना को जो लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे, उसी को लेकर के हमारे देश के सेनाध्यक्ष ने एक किताब लिखी थी, जिस किताब को इस सरकार ने प्रकाशित नहीं होने दिया। तो उन्होंने एक लेख लिख दिया उसी पर, कुछ पन्नों का, जो एक पत्रिका में बड़ी प्राथमिकता से छपा था और देश ने पढ़ा था। राहुल गांधी उसका जिक्र करना चाहते थे, चूंकि चाइना और पाकिस्तान का नाम था, चूंकि गलवान और बाकी के चीजों का, सरकार के नाकामियों का उसमें जिक्र था, तो उसे बोलने की इजाजत राहुल गांधी को नहीं दी गई। अब बार बार कानून का हवाला दिया गया। अब जब रोका जा रहा था तो राहुल गांधी ने स्पीकर महोदय से पूछ दिया कि आप ही बता दीजिए मैं क्या बोलूं। तो कह रहे हैं मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, फिर भी बोलूंगा कि नियम से बोलिए। तो नियम से ही तो बोल रहे थे। हजारों ऐसे उदाहरण हो गए कि सरकार ने पत्रिका और किताबों के हवाले से बोला है खबर। अब एंथेटिक जो चीजें होती हैं, क्या होती हैं? आखिर किसी न किसी स्रोत से ही होती है। खबरें जैसे स्रोत से निकलती है, चाहे सोशल मीडिया पे चल रहा हो, कोई एक रिकॉर्ड मिला किसी ने, किसी के हवाले से, बीबीसी के हवाले से जो खबर छप रही है उस पर रिपोर्ट बन गई, या दैनिक जागरण के, या टाइम्स ऑफ इंडिया के, या दैनिक भास्कर के, किसी न किसी के हवाले से ही तो खबरें निकलती है। नहीं तो यह सरकार तो किसी को जाने ही नहीं देती पत्रकारों को। तो वह खबरें चलती है ना, सोशल मीडिया पे भी खबरें चलती है ना, हवाले से किसी न किसी के चलती है ना, वही स्रोत होता है ना। तो यह सरकार अपनी नाकामियों पर चाइना और पाकिस्तान पर क्यों नहीं बोलने दी? अब अखिलेश यादव भी उठ गए। अखिलेश यादव भी कहे कि इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को अगर चाइना और पाकिस्तान पर बोलना है तो बोलने से क्यों रोका जा रहा है, बोलने दिया जाए। दूसरी चीज, ओम बिरला बार बार राहुल गांधी को यह दिखाना चाह रहे थे कि आप कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप इस सदन के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के हैं। तो पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर के, पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर के पार्लियामेंट में एक स्वर में आवाज उठाया, कांग्रेस के नहीं पूरे विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं राहुल गांधी, या मैं नहीं, पूरे विपक्ष ने एक स्वर में पार्लियामेंट में बोला। उसके बाद सरकार की नींव हिल गई। यानी कि इंडिया गठबंधन अपना लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को आज फिर मान लिया भरे सदन के अंदर, और सरकार को, ओम बिरला को पार्लियामेंट स्थगित करना पड़ा, क्योंकि राहुल को रोक ही नहीं पा रहे थे। आखिर में 3 बजे फिर बुलाई गई, 3 बजे के बाद भी नहीं बोलने दिया गया तो स्थगित हो गया। अब कल क्या होगा वह कल पता चलेगा, लेकिन पार्लियामेंट स्थगित हो गया और सरकार सच्चाइयों से नहीं भाग पाई। राहुल गांधी ने यह बिगुल फूंक दिया कि मोदी साहब की छुट्टी हम करने वाले हैं। यानी कि आने वाले वक्त में यह सरकार ऐसी घिरी है, चाहे बजट हो और चाहे विदेश नीति हो, चाहे चाइना से जुगलबंदी हो, चाहे इजराइल में जाकर के नाच गाना गाना हो नरेंद्र मोदी का, यह सब अब बुरे फंसे हैं। अब बात चरित्र पर आ गई है, यानी कि सरकार गिरने वाली है। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी चाल चल दी। एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के पूरे खेल को ही पलट दिया बीएमसी मेयर को लेकर के। अब भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे से बिना पूछे हुए मेयर के लिए क्या नाम है कि नामांकन करवा दिया। एकनाथ शिंदे ने भी नामांकन करवा दिया। चलो, अब भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुमत है ही नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी मेयर बनाई थी कैसे? और जिस सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाई है, अजीत पवार की पत्नी को, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। 3 पार्षद है, तो 3 पार्षद से तो भाजपा नहीं बना सकती। भाजपा को 29 से 30 चाहिए, और वह एकनाथ शिंदे के पास है, और एकनाथ शिंदे भाजपा को समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया कि मेयर शिवसेना का होगा। अब एकनाथ शिंदे एनडीए गठबंधन छोड़ने तक को तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के लिए मुश्किल होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल जो है, 1-2 दिन में बहुत बुरी तरह से सरकार फंसने वाली है, क्योंकि जो 1,80,000 तस्वीरें, कुछ डॉक्यूमेंट, यह सब जो रिलीज हुआ है, और
2000 वीडियो इसमें ढूंढा और तलाशा जा रहा है कि हमारे मानव महामानव की तस्वीर कहां है, और मेल आईडी डिटेल्स जो है वह सारे छप चुके हैं इनका पूरी तरह से। इनका मेल आईडी, नाचना गाना सब जिक्र उसमें है, और उससे बकवास कह रही है सरकार। लेकिन राहुल गांधी ने चरित्रहीनता पर उठा दिया कि प्रधानमंत्री के चरित्र साफ कह दिया पार्लियामेंट में, यानी कि एप्स्टीन फाइल को लेकर के, जिसमें हरदीप पुरी कैबिनेट मंत्री है नरेंद्र मोदी की सरकार में, अनिल अंबानी है जो इनके बहुत नजदीकी है, तो वादा खिलाफी तो इन लोगों के नस नस में है। वही अनिल अंबानी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव रखे थे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के सामने कि इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, प्रधानमंत्री मटेरियल है यह व्यक्ति। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, आडवाणी के साथ जो किया नरेंद्र मोदी ने वह अनिल अंबानी के साथ नहीं किया। अनिल अंबानी के ऊपर बहुत लुटाया, राफेल में उनको काम दे दिया, उनकी दलाली से राफेल हुआ, उसका मेंटेनेंस उससे दे दिया, बहुत कुछ दिया जिसकी सीमा नहीं है, जो जांच का विषय है। लेकिन अब एप्स्टीन फाइल में यह नाम आने के बाद सरकार की तरफ से कोई आ नहीं रहा है। बताए नरेंद्र मोदी की नाचे क्यों थे वहां, किसके कहने पर, और उसके रिकॉर्ड में कैसे आए? कौन सा ऐसा काम था कि जो जेफरी एप्स्टीन से मिलकर के करना पड़ा था? नहीं बता। क्या उससे देश को कुछ लाभ हुआ था? कुछ? क्या हमारे देश की सरकार डायरेक्ट ट्रंप से बात नहीं कर पाती थी? ट्रंप से मिलने के लिए नरेंद्र मोदी को जेफरी एप्स्टीन जैसे घिनौने व्यक्ति से सहारा लेना पड़ा। यह बात उलझती जा रही है और मोदी सरकार को फंसाती जा रही है और इनके सहयोगियों को दूर करती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ संसद में राहुल गांधी और सड़क पर ममता बनर्जी ने पसीने छुड़ा दिए सरकार के। संसद से सरकार भाग रही है और सड़क से पुलिस भाग रही है ममता बनर्जी की डर से। अब ममता बनर्जी चुनाव आयोग को घेर रही है, इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है और बेशर्मी से तमाशा देखा जा रहा है। ममता बनर्जी कहती नजर आई, क्यों भाग रही है पुलिस, आ जाओ। लेकिन पुलिस पैर पीछे करके भागती रही, जैसे सरकार पार्लियामेंट से भाग रही थी और भाग खड़ी हुई। अब ऐसे में 3-4 बड़ी अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला, हम लोग शिंदे से शुरू करते हैं। एकनाथ शिंदे की चाल ने पलट दिया भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेल। अब बीएमसी के अंदर जिस तरह बीएमसी में मेयर को लेकर के महाराष्ट्र में मामला फंसा हुआ है, बीएमसी का मेयर भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अपना बनाना चाहती है। अब भारतीय जनता पार्टी का बीएमसी में मेयर बनेगा कि नहीं बनेगा यह वक्त बताएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे ने पेच फंसा दिया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र बीएमसी को लेकर के बहुमत नहीं है, 114 में भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 89 है, तो 89 में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पाएगी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें पहाड़, तो 87 है और भारतीय जनता पार्टी को 29 की जरूरत है, 30 की जरूरत है पार्षदों की, और वह भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, एकनाथ शिंदे के पास है। सुनेत्रा पवार, अजीत पवार के पत्नी को जो डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के 48 घंटे के अंदर जो बना दिया गया, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उनके पास पार्षद नहीं, मात्र 3 पार्षद है। 3 पार्षदों से भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर मेयर के लिए अपने प्रत्याशी का नामांकन करा दिया, जो एकनाथ शिंदे से नहीं पूछा। मेयर के लिए भी और डिप्टी मेयर के लिए भी दोनों नाम दर्ज करा दिए, रजिस्टर्ड करा दिया। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने भी नाम दर्ज करा दिए। अब भारतीय जनता पार्टी के पास समर्थन है नहीं और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के पास पार्षद है नहीं। ऐसे में डिप्टी सीएम बना करके अपनी सरकार को तो थोड़ी मजबूत कर लिया देवेंद्र फडणवीस ने, लेकिन बीएमसी हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि यह तय है
कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पैसा बीएमसी में खर्च किया लेकिन किसी काम ना आया, बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। ऐसे में एकनाथ शिंदे का शिवसेना का मेयर बनाने के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करा दिया है एकनाथ शिंदे ने, तो उद्धव ठाकरे और विपक्ष भी एकनाथ शिंदे को देगा समर्थन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मेयर का पद ना आए, इसके लिए पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में या तो उद्धव ठाकरे का मेयर बन जाए या तो एकनाथ शिंदे का बन जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दूर करने के लिए विपक्ष के साथ एकनाथ शिंदे खड़े हैं कि हमारा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं। अब ऐसे में दोनों पार्टियां जब रजिस्ट्रेशन करा दी है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किलें होती हुई नजर आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बीएमसी पूरी तरह से जा रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे का मेयर अगर उद्धव ठाकरे या विपक्ष मिलकर बनवाता है, क्योंकि कांग्रेस के भी 24 पार्षदों का समर्थन उद्धव ठाकरे को मिल चुका है, राज ठाकरे का भी समर्थन उद्धव ठाकरे के साथ है, और यह पूरा मिल करके अगर एकनाथ शिंदे को समर्थन दे देंगे तो मेयर पूरी तरह से शिवसेना का हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी कहीं भी बीएमसी में नजर नहीं आएगी, उसके हाथ से चला जाएगा। यह भी गौरतलब है और सच है कि एकनाथ शिंदे जैसे विपक्ष के साथ में मिल करके बाकी जगहों पर मेयर बनाए हैं, अगर वैसे ही बीएमसी के अंदर मेयर बन गया तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे में खटास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इस खटास को यहां तक यह बढ़ सकता है कि वह सरकार से बाहर हो सकते हैं। लेकिन सरकार से बाहर होते ही दिल्ली हिलने लगेगी, जो बहुत संभव माना जा रहा है, और इसी के एक यही पहल है और यही एक रास्ता है कि भाजपा सरकार से एकनाथ शिंदे अलग होकर के विपक्ष के साथ मिल जाएंगे और उद्धव ठाकरे भी उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि भाजपा को सत्ता से रोकने का काम एकनाथ शिंदे करने जा रहे हैं और शिवसेना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए उद्धव ठाकरे तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में अगर नहीं नुकसान पहुंचा पाएंगे, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बचा लेंगी, तो दिल्ली मोदी को हिला डालेंगे। जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी ने बिगुल फूंक दिया है, यह महाराष्ट्र से शुरुआत हो रही है 7 सांसदों से। ध्यान रखिएगा आप दर्शक। दूसरे पहलू पर आते हैं कि राहुल गांधी ने उठाए प्रधानमंत्री के चरित्र पर सवाल, अमित शाह समेत पूरी भाजपा सर पटकती रह गई। अब पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने सीधा कहा कि प्रधानमंत्री के चरित्र की बात है, यानी कि एब्सटेंट फाइल का जिक्र करना चाहते थे, ओम बिरला ने रोक दिया। राहुल गांधी बात करना चाहते थे चाइना और पाकिस्तान का, जो उन्हें रोक दिया गया, चर्चा नहीं करने दिया। गलवान में क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। चाइना अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, लद्दाख की तरफ कोशिश कर रही है, यह दुनिया जानती है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि न कोई आया है न कोई आएगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का यह कहना है कि हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना ने हमारा कब्जा कर लिया है। और इसी बात को लेकर के राहुल गांधी ने हवाला दिया। बीबीसी ने बड़ी प्राथमिकता से इस खबर को छापी। मैं बीबीसी के हवाले से आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बीबीसी ने लिखा कि इसमें क्या लिखा है जिससे वो घबरा रहे हैं। बीबीसी यह कहता है कि आखिर सेनाध्यक्ष के उस बुक में या उस पत्रिका के लेख में क्या लिखा है, क्योंकि जब पुस्तक प्रकाशित नहीं होने दी, सरकार ने रोक लगा दिया कि नहीं, यह सरकार के पक्ष में रहेगा तो होगा, नहीं तो सरकार के पक्ष में नहीं रहेगा तो पुस्तक रिलीज नहीं होने देंगे। तो नहीं हुआ तो उन जनरल ने पत्रिका में लेख लिख दिया, कई पन्नों का लेख है। तो वही बीबीसी कह रहा है इस पत्रिका में क्या लिखा है जिससे मोदी सरकार घबरा रही है। राहुल गांधी लोकसभा में क्या पढ़ना चाहते थे जिस पर हुआ हंगामा और पार्लियामेंट स्थगित हो गया। अब ऐसे में पूरे विस्तार से बीबीसी लिखता है कि लोकसभा में काफी हंगामा देखने को मिला। इस हंगामे की वजह से मैं आप दर्शकों को यह बीबीसी का यह रिपोर्ट जरूर दिखा देना चाहूंगा कि आप दर्शक देख लीजिए कि यह बीबीसी के हवाले से मैं बोल रहा हूं और हर कोई यह देख ले। आगे बीबीसी लिखता है कि
लोकसभा में सोमवार को काफी हंगामा देखने को मिला। इस हंगामे की वजह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक पत्रिका में प्रकाशित कुछ अंश पढ़ने को लेकर के शुरू हुआ, जिस पत्रिका का मैंने जिक्र किया। कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कारवां पत्रिका का नाम कारवां है, कारवां पत्रिका में प्रकाशित भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एम एम नरवणे की अप्रकाशित किताब के अंश पढ़े। यानी कि वह किताब सरकार ने प्रकाशित नहीं होने दिया, यानी कि अप्रकाशित, बिना प्रकाशित हुई किताब के अंश पढ़े, जिस पर विवाद शुरू हो गया। उनके ऐसा करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई कि आप उस किताब का उल्लेख नहीं कर सकते, आपत्ति जताई। यह सब जब घटित हो रहा था तब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल गांधी पहले यह बताएं कि वह किताब प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो वो तब इसका उल्लेख करें, अगर नहीं हुई है तो उसका उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं रहा, यह राजनाथ सिंह ने कहा। बीबीसी हिंदी के आगे वही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी बस ये कहें कि वह इस पत्रिका को पढ़ रहे हैं क्योंकि यह जनरल नरवणे की किताब नहीं है और पत्रिका तो कुछ भी लिख सकती है। मतलब पत्रिका में लिखी गई चीजें मान्य नहीं है, अखबार में लिखी गई चीजें मान्य नहीं है, न्यूज में दिखाई गई चीजें मान्य नहीं है। तो मान्य नहीं है तब तो फिर सरकार के जो उपलब्धियों का गाथा गोदी मीडिया कहता है उसको भी नहीं मानना चाहिए, अखबारों में जो छप रहा है उसे भी जनता को नहीं मानना चाहिए, टीवी चैनल में दिखाई गई चीजों को नहीं मानना चाहिए और सरकार बाहर बोले उसको भी नहीं मानना चाहिए। तो फिर मानना क्या चाहिए? इसका जवाब नहीं है। दूसरी चीज, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा कि सदन में जो कुछ बोलना है वह प्रमाणित होना चाहिए ताकि सदन की मर्यादा बनी रहे। बड़ी ध्यान से समझिए, ओम बिरला ने कहा कि सदन में जो कुछ बोलना है वह प्रमाणित होना चाहिए ताकि सदन की मर्यादा बनी रहे। आप दर्शक बताइए, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या बाकी लोगों की गाथा गाते हैं नरेंद्र मोदी, क्या वह प्रमाणित बोलते हैं? क्या वह सत्य बोलते हैं? क्या वह उसका प्रमाण है उनके पास में? नहीं है। तो प्रधानमंत्री के लिए वह संसदीय कानून क्यों नहीं लागू होगा? विपक्ष के लिए क्यों होगा? जबकि विपक्ष तो प्रमाण के साथ बोल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो प्रमाण दूर दूर तक नजर नहीं आता, खुद प्रमाणित नहीं है, खुद उनके चुनाव जीतने पर सवाल खड़े हुए हैं। वाराणसी से 1,52,000 फर्जी वोटों से जीते हुए हैं, यह आरोप लग रहा है, तो प्रधानमंत्री ने तो साबित नहीं किया। अब ऐसे में आगे राहुल गांधी क्या कहते हैं? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह 100% प्रमाणिक है। राहुल गांधी ने कहा 100% प्रमाणिक है। अब पत्रिका का भी रजिस्ट्रेशन सरकार ही देती है, कोई और नहीं देता है, सूचना प्रसारण मंत्रालय ही देता है। वह मंत्रालय से रजिस्टर्ड होता है तभी वह मिलता है। अब दोपहर 1:30 बजे शुरू हुआ यह हंगामा तकरीबन 45 मिनट चला, जिसके बाद सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद सदन शुरू हुआ तो उसे 4 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। इसके बाद सदन मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब यह हालात है हमारे देश की सरकार के। अब अगर पार्लियामेंट में विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाएगा, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन का नंबर होता है, वह ग्रेड होता है, वह उसका खासियत होता है, उसे आप बोलने नहीं दोगे क्योंकि आपके खिलाफ बोल रहा है, आप पर सवाल खड़ा कर रहा है। आप उन सवालों का जवाब न देते हुए आप लीडर ऑफ अपोजिशन को रोकने की कोशिश करते हो, तो पूरा विपक्ष एकजुट हो गया।
और जब पूरा विपक्ष एकजुट हो गया तब फिर बड़ी समस्या खड़ी हो गई। समस्या यहां तक खड़ी हो गई कि इस हद तक आ गई कि देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए और लीडर ऑफ अपोजिशन की बात हुई, तो ओम बिरला कह रहे थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन आप कांग्रेस के हैं, तो पूरा विपक्ष एक साथ आकर के यह कहता है कि कांग्रेस के नहीं, पूरे विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं। अब पूरे विपक्ष के राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी यानी कि इंडिया गठबंधन ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को मान लिया है। ऐसे में राहुल गांधी के एक एक शब्द विपक्ष के हैं, शब्द हैं, यानी कि कोई भी पार्टियां विपक्ष की है, हर पार्टियों को लीड कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी। अब इस पर सरकार फंस गई। अब दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल में जो चीजें आई हैं, सरकार उससे बच नहीं पा रही है, सरकार के पास उसका जवाब नहीं है। विदेश मंत्रालय ने जो कहा कि यह चीजें बकवास है, यह कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं है, तो प्रधानमंत्री जवाब दे कि इजराइल क्यों नाचने गए थे, क्यों नाच रहे थे, इसका जवाब नहीं है। दूसरी तरफ संसद में राहुल गांधी कर ही रहे थे कि ममता बनर्जी दिल्ली की सड़कों पर उतर गई थी, वह दिल्ली की सड़कों पर उतर करके मोदी सरकार को हिला रही थी, पुलिस भाग रही थी। अब ज्ञानेश कुमार जिस तरह से एसआईआर के तहत पश्चिम बंगाल के अंदर खेल कर रहे हैं, जिस तरह से नाम काटे जा रहे हैं, जिस तरह से बीएलओ ने इस्तीफे दिए, वह सवाल खड़ा हो गया है। अब जिस तरह से वहां धांधली हो रही है वोटर लिस्ट के अंदर, ममता बनर्जी उसके खिलाफ सड़क पर उतर गई थी। पश्चिम बंगाल में काफी समय से उतरी हुई है, पूरी टीएमसी उनकी सड़क पर है। राहुल गांधी ने पूरे देश में एक चिंगारी सी भड़का रखी है, हर किसी को अब चुनाव आयोग पर शक है। ऐसे में 2019 में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इस देश के अंदर मात्र 54% की थी। 2024 में यह संख्या 25 के आसपास आ गई। लेकिन अब अगर ज्ञानेश कुमार के एसआईआर पर लोगों को सर्वे अगर किया जाए तो यह विश्वसनीयता प्लस नहीं माइनस कितना जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कानूनन और संविधान के तहत यह थी कि चुनाव आयोग 18 साल के उम्र के जो व्यक्ति हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़े, वह जोड़ना तो दूर जिसका नाम है उसका भी काटते जा रही है। यह एक ऐसा सवाल है जो देश पूछ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा है। इसको लेकर के हर राज्यों में सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स थे, जिसमें से 3 करोड़ वोटर के नाम काट दिए गए, 1 करोड़ से अधिक लोगों को नोटिस भेजे गए कि आप साबित करो कि नागरिक हो, जबकि संविधान इस बात की इजाजत चुनाव आयोग को नहीं देता है कि वह किसी से भी यह पूछे कि नागरिक कौन है और कौन नहीं है। यह काम गृह मंत्रालय के अधीन होता है, लेकिन गृह मंत्रालय जैसे ऐसा गृह मंत्रालय अब यह नहीं पूछ रहा है कि वह इस देश का नागरिक है कि नहीं। सीएए एनआरसी एक तरह से जो गृह मंत्रालय करा रहा था आसाम में, खुद नहीं कर पाया, तो यह लगता है सीएए एनआरसी चुनाव आयोग के जरिए एसआईआर के रूप में गृह मंत्रालय करा रहा है। इस बात का शक गहराता जा रहा है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को यह चीजें पूछनी चाहिए और पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि मैं पूछूंगा, और सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पा रहा है, जबकि यह चुनाव आयोग के अधीन नहीं आता। संविधान इस बात का हक नहीं देता। ऐसे करोड़ों लोग इस देश के नागरिकता से वंचित होते जा रहे हैं, जो यही के जन्म में यही के खेले कूदे हैं। ऐसे में इस सरकार पर सवाल उठ रहा है कि इस सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो यह काम करवा रहे हैं, क्या वह इस देश के नागरिक हैं? क्या वह अपना प्रमाण दिखा पा रहे हैं? क्या उनके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट है? क्या वह 11 डॉक्यूमेंट उनके पास हैं? अगर हैं तो वह फर्जी नहीं है, इस बात की क्या गारंटी है? अगर यह नेता नहीं दिखा सकते तो आम लोगों से मांगने का हक चुनाव आयोग को नहीं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इसे लिपापोती किया। सुप्रीम कोर्ट इतने दिनों से सब कुछ कर रहा है, लेकिन इस पर फैसला अभी तक नहीं आया। यह दुर्भाग्य है। लेकिन अब ऐसे में
एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, अब राहुल गांधी के ने जैसा ऐलान किया और जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनौती दी पार्लियामेंट के अंदर, ऐसे अगर विपक्ष एक हो गया और इनके सहयोगी दल जिस तरह से नाराज है, शिंदे, नायडू, चाहे नीतीश, इस तरह से मोदी का इस्तीफा हो करके रहेगा, लेकिन बीजेपी सरकार भी गिर जाएगी अगर वह सब एक हो गए तो। अभी लग रहा है कि राहुल गांधी ने जो बिगुल फूका है वह मोदी सरकार के लिए आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ने वाला है। और एक यूनिटी विपक्ष की आज जो पार्लियामेंट में नजर आई है, यही यूनिटी अगर बनी रही तो मोदी सरकार गिर जाएगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बचेगी, गिरने वाली है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।